So good afternoon everyone. Hope all people watching class live and all of you who are sitting here in front of my eyes, welcome back to all in the class. So I have a very good news for all of you. Today I have with us Mr. Rahul Sani, who has qualified Delhi Judicial Services examination in his very first attempt. And I will also like to brief about Rahul that he is my first student. When I started teaching in year 2017 के mid में, so I guess 17 में ना, so he was my first student who enrolled with me for taking the judicial service coaching, and also that he worked hard, बहुत मेहनत करके निकाला. फर्स्ट अटेम्प्ट में 2018 का जब उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का 2018 में ही अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, नहीं हुआ. उसके बाद 2 MP का इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ. फिर लास्ट ईयर मुझे लगता है हरियाणा का भी दिया था, मेंस दिया था या इंटरव्यू दिया था, कुछ इस तरह से. फाइनली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया. राहुल आपसे ब्रीफ करेंगे कि ये जर्नी जो आपकी होती है कोई किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, चाहे जो भी स्टेट आप टारगेट कर रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी एज अ स्टूडेंट. हम लोग तो एज अ टीचर आपको बताते ही रहते हैं, बट जैसे आपके सामने का जब आपका ही कोई आप जैसा ही कोई स्टूडेंट आपके सामने आता है तो कई बार मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है, राइट. सो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड ऑफ applause to Rahul for his great success. Good afternoon everyone. So basically नाम मेरा बता ही दिया, राहुल सैनी. So I have cleared Delhi Judicial Services 2022. So मेरा रैंक तो 58 था. Unfortunately हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है, तो मेरा भी है वो इंग्लिश, ठीक है. So ultimately जितने भी एग्ज़ाम रहे सिर्फ एक ही पेपर रहता था, इंग्लिश, ठीक है. अभी भी आप DGSC का स्कोर कार्ड देखोगे तो उसमें भी मेरे इंग्लिश में ही कम मार्क्स है, ठीक है. सो जो लैंग्वेज वाला फर्स्ट पेपर होता है उसमें आई स्कोर्ड 176, बट जितने ही मेरे से ऊपर हैं सबके 230 220 इतना नंबर है, तो वो गैप कभी कवर हो ही नहीं सकता, ठीक है. बट यू हैव टू एक्सेप्ट योर वीकनेस, ठीक है. हो सकता है कि आप में से कुछ के पास जीके ना हो पाती हो, नहीं हो रही, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. आप अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको बाकी चीज़ में कोई बीट ना कर पाए. जब मैंने यूपी दिया था तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड है मेरे को भी जीके नहीं आती और पल्ले भी नहीं पड़ती थी, ठीक है. बट स्टिल उस टाइम पे अच्छा स्कोर हो गया, बट फाइनली उस टाइम मेरा लॉ के चक्कर में ही रुक गया था. तो मेरा शायद 3 या 7 नंबर से शायद रुका था 2018 वाला यूपी. सो बेसिकली अब जर्नी तो मैं क्या, अगर आपको कुछ पूछना है, क्योंकि अब बेसिकली क्या है कि बहुत मोटिवेशन चाहिए. अगर आप कोई एग्ज़ाम दिया है अभी तक, किसी ने भी नहीं दिया, यूपी वाला दिया था. सो मेजरली जो आजकल दिक्कत आ रही है वो आ रही है प्री की कट ऑफ, ठीक है. प्री की कट ऑफ हाथ नहीं लग रही है ना. सो डीमोटिवेट नहीं होना है. जब भी जुडिशरी की तैयारी करो तो पहले ये करना कि मुझे जज ही बनना है, सेकंड ऑप्शन मन में नहीं आना चाहिए मेरी तरह, ठीक है. रीज़न क्या था, 2018 पास आउट लो, कभी एनरोल ही नहीं कराया. यार क्या करना है, 10-1 हज़ार रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो फीस भी बढ़ गई, ठीक है. बट वो जिद खत्म हो गई थी जब 2022 तक नहीं हो रहा था. मैंने कहा अब करा ले, क्योंकि 3-4 नौकरी एक्सपीरियंस मांगने लग गई हैं, ठीक है. तो अल्टीमेटली आपकी एक जिद होनी चाहिए, ठीक है. मेहनत सब कर रहे हैं, जितने लोग हैं, मतलब 10-1 हज़ार लोग तो कर ही रहे होंगे मेहनत, और कुछ नहीं तो 1000 लोग तो ऐसे हैं जो कि कर ही रहे हैं. अब उस 1000 में से 30 सीट आ रही हैं, 40 सीट आ रही है, 50 आ रही है, 100 आ रही है, मैक्सिमम 200 आ रही है. कॉम्पिटिशन उन्हीं 1000 लोगों में. अब आप ये देखो कि आपको उन 1000 लोगों को बीट कैसे करना है, ठीक है. वो बीट आप जिद से ही कर पाओगे, ठीक है. मार्केट में 1 लाख बुक्स अवेलेबल है, 2 लाख टीचर अवेलेबल है. आप ये देखो आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. आपको सिर्फ किसको फॉलो करना है, अपने बेयर एक्ट में. जिस दिन आपके बेयर एक्ट आपको रात को दिखने लग जाएंगे ना, उस दिन समझ लेना आपकी तैयारी परफेक्ट हो गई, ठीक है. कोई भी प्री का एग्जाम देख लो, कोई भी क्वेश्चन प्री के बेयर एक्ट के बाहर नहीं आता. कोई भी, लोग कहते हैं डीजीएस कंसेप्चुअल आता है, डीजीएस वहां से पूछता है जो सेक्शन आप पढ़ते नहीं हो, फिर आप कहते हो कि वो बेयर एक्ट के बाहर से. कुछ भी बेयर एक्ट के बाहर से नहीं है. मेरे 158.75 नंबर थे डीजीएस में, इतने लोग क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है. तो जब भी तैयारी स्टार्ट करो, कोशिश करो 1 घंटे में 100 MCQ सॉल्व करो, ठीक है. 100 क्या ज़्यादा ही, मतलब पहले अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करो, गलत सही तो छोड़ दो, होने दो गलत. आपकी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने की, क्योंकि हो क्या रहा है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए, अरे पीछे वाला तो मुझे आता था, ठीक है. क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ऐसा सेट आ जाए
जिसमें पहले मुश्किल क्वेश्चन हो, बाद में बहुत ईजी हो। ठीक है, तो आप इतना करो कि आप कम से कम पेपर तो पूरा पढ़ लो। ठीक है, और बेयर एक्ट को अपना सर्वे सर्वा मान के चलना, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है। प्री हो मेंस हो, दिल्ली हरियाणा को छोड़ के, वैसे तो अब पिछले साल के पेपर देखोगे तो दिल्ली हरियाणा ने भी सिर्फ बेयर एक्ट पूछा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं एसेंशियल ऑफ 295 है आईपीसी, तो बेयर एक्ट ही लिखेंगे ना, एसेंशियल तो वहीं से मिलेंगे और बेयर एक्ट वो दे भी रहे हैं। ठीक है, अब पेपर ही ऐसा आ रहा है। अब जैसे आप डीजेएस का ही देख लो, डीजेएस में प्ली ऑफ एलिबाई पूछ रहा है 20 नंबर में। ठीक है, तो वो हर कोई लिख देगा। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसे क्रैम करना है कि आप विदाउट फ्लिक ऑफ टाइम आप वो चीजें कर पाओ, आपको सोचना ना पड़े। लॉ को ऐसे रखना है बिल्कुल फ्लो पे, कि अगर आपसे ये नहीं होना चाहिए कि मेरा कल टेस्ट ले लो, आज ले लो, जो आप आज बोल रहे हो वही लिख पाओगे। ठीक है, जैसे कौन सा सब्जेक्ट, एविडेंस हो गया आपका, चल रहा है, तो एविडेंस में जैसे अकॉम्प्लिस है, अकॉम्प्लिस पूछा 20 मार्क्स का डीजेएस में। ठीक है, वो सबको आता है। ठीक है, और हर कोचिंग में उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब किसी कोचिंग की बात करो तो वो प्राइमरी अकॉम्प्लिस, सेकेंडरी अकॉम्प्लिस, ये सब बताते हैं, और डीजेएस को उससे मतलब नहीं है। डीजेएस को मतलब है अकॉम्प्लिस क्या है, रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है, केस लॉज में उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अकॉम्प्लिस पे डायरेक्टली कॉन्क्लूसिव एविडेंस उसको मान के कन्विक्शन हो सकता है, एंड देयर माइट बी चांसेस कि अगर, क्योंकि उसको हम अनवर्थी विटनेस मान के चलते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। ठीक है, वो आपको साइट करने। तो जैसे जो मेजर टॉपिक्स हैं आप उस पर अपने नोट्स बना के रखो। ठीक है, वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जैसे कोई सब्जेक्ट हुआ है आपका कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, माइनर पे क्या रूल्स हैं, ये आपको सोचना ना पड़े कि मेरे को घर जाके पढ़ना है। सब्जेक्ट खत्म होते ही हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन है, वो 20 रटने हैं, क्योंकि मेंस में चाहे कोई कितना कंसेप्ट लगा लो, कुछ लगा लो, एट द एंड वही चीज लिखोगे जो पहले दिन से लिख रहे हो। नई चीज डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्लास के साथ ही अपना ऐसा डेवलप करके चलो कि वो हमेशा याद रहे। ठीक है, अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ट्विडल वर्सेस एटिंगसन, ये जितने केस है, राम अवतार वर्सेस गंगाबाई, ये जितने भी हैं इंडियन और इंग्लिश केस, ये आपको फ्लो पे याद होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको सोचना ना पड़े कि यार मेरे को ये कैसे होगा, और कुछ भी नहीं है। अब आईपीसी पढ़ रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, देख के लगता है कि 228 सेक्शन है, कैसे होंगे, जब वो फ्लो में पढ़ते चलते हो ना तो वो अपने आप ही याद होते हैं, तो डरना नहीं है। ठीक है, अब आईपीसी के लगा लो 511 सेक्शन है, 511 में से वैसे तो प्री के लिए मेरा पर्सनल मानना है कि 511 के 511 ही पढ़ना। ठीक है, बाकी वर्षा दी बता देंगे आपको इंपॉर्टेंट, एक ऊपर का और एक नीचे का पढ़ लेना। ठीक है, जैसे अब कॉइन्स वाले हैं 255 है, अब 255 ना पूछ के 254 पूछ रहा है या 256 पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मेरिट इतनी हाई जाने लग गई है कि अगर आप वही लिमिटेड क्वेश्चन डाल दोगे तो हो जाएगा। जैसे सीपीसी का एग्जांपल लो, पहले ऑर्डर नंबर पूछता था, अब कोई स्टेट ऑर्डर नंबर नहीं पूछ रही, अब ऑर्डर 1 का जो रूल इंपॉर्टेंट है वो पूछ रहे हैं, ऑर्डर 2 रूल 2 पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, बट ये है कि आपको चीजें आप समय के साथ करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, प्री और मेंस हर सब्जेक्ट के प्री के 200 क्वेश्चन लगा लो, उसी में से आपको मिलेगा। मेंस के 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, मेंस किसी भी सब्जेक्ट के 20 से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, चाहे ऊपर से लेके नीचे तक गिन लेना। आपको वो याद रखने हैं क्योंकि वो तैयारी होती है। ठीक है, क्योंकि प्री में अब जैसे डीजेएस है, डीजेएस 20 दिन देता है, प्री के बाद क्या तैयारी करेगा कोई, 20 दिन तो समझने में लगते हैं कि यार मेरे को मेंस भी देना है, जिसमें से 2-3 आपको अपने डॉक्यूमेंट फाइल करने में लगते हैं कि उसमें जीरोक्स करा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक दिन एडमिट कार्ड और एक दिन अपने आप को कंसोल कर रहा हूँ, मेरा प्री हो गया है ना। तो इन सब चीज़ों से हट के आपको तैयारी ऐसे रखनी है, क्योंकि डीजेएस का मानना ये है कि जिस दिन आप प्री का फॉर्म भर रहे हो ना, उस दिन आपकी तैयारी हो गई। उसको वो नहीं देता, यूपी फिर टाइम देता है। यूपी का स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है कि मेंस में 2 महीने देगा, प्री में देगा, लेकिन डीजेएस नहीं देगा। और अपने सब्जेक्ट मतलब अपनी स्टेट फोकस्ड तैयारी जरूर रखना। ठीक है, जैसे किसी का यूपी होगा तो वो यूपी के हिसाब से ही तैयारी करो, क्योंकि जब यूपी आएगा ना तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहने चाहिए। ठीक है, मतलब वो नहीं बनना कि जैक ऑफ, क्या लाइन है वो की, जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, वैसा नहीं बनना है। क्योंकि मेरे साथ वैसा ही हो रहा था कि हर जगह इंटरव्यू में रह रहे हैं पर हो नहीं रहा है कहीं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर जुडिशरी एंड सिविल जज एग्जामिनेशन? प्रिपरेशन वाइज तो सिविल लोअर जुडिशरी इज वेरी कॉम्पिटिटिव देन हायर जुडिशरी। क्योंकि हो क्या रहा है,
जैसे अब हमारा ही लगा लो, अभी 28 है मेरी एज, कितने साल और मैं डेडिकेटेडली पढ़ सकता हूँ? 2 या 3। छूट गई तैयारी तो छूट गई, ठीक है। लेकिन लोअर जुडिशरी में क्या है, आप LLB करके आते हो, जोश रहता है कि अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसमें कंपटीशन बहुत है। हायर में आपका कंपटीशन होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जनरली, क्योंकि वही लोग कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस में। तो अगर लोअर जुडिशरी 1 लाख लोग दे रहे हैं तो हायर जुडिशरी 20,000 लोग ही दे रहे हैं, ठीक है। और कंपटीशन का स्केल जो है, आप पेपर देखना, पेपर का लेवल सेम रहता है। हो सकता है कि लोअर जुडिशरी का पेपर मुश्किल आ जाए, लेकिन हायर का इतना मुश्किल नहीं आता। प्री देखना, प्री आप हायर का ज्यादा नंबर ले आओगे, लोअर से कम लाओगे, ठीक है, क्योंकि लोअर में क्या है, कंपटीशन ज्यादा है, हायर में कम है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि अलग भी हो, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना हो, कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मतलब किसी भी तरीके। देखो क्या होता है, मैं एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। CPC है, पढ़ा है? CPC फोबिया बन गया था मेरे लिए, नहीं समझ में आता था क्या करना है। 3 दिन बैठ के 3 बार टकवानी पड़ी लाइब्रेरी में, उनका इसे खत्म करूंगा, ठीक है। तो ऐसा है, अपने ऊपर बनने मत दो, किसी को भारी नहीं होने देना। लैंग्वेज में फिर क्या आता है, यूट्यूब खोला मैंने, ठीक है, यूट्यूब पे ट्रिक्स आती हैं, बिठा लो। इतना करना है कि आप इतनी पीछे ना रह जाओ कि आप कट ऑफ कवर ही ना कर पाओ, जैसे मेरे साथ हो रहा था। जैसे अभी भी DGS में ही लगा लो, मेरे 176 और 220 है, 50 नंबर आप नहीं लॉ में कवर कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मेरी रैंक इतनी पीछे खिस गई है, ठीक है। अगर आप सिर्फ लॉ के नंबर लगाओगे तो वो टॉप 10 के आसपास बन जाएगी, लेकिन सिर्फ जीके के चक्कर में वो बहुत पीछे चली गई, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको इतना पीछे नहीं रहना कि भारी हो जाओ, ठीक है। वो वीक पॉइंट तो रहेगा ही, सदा से हमेशा ही रहेगा। और कुछ नहीं है, जिससे नफरत हो ना उससे प्यार करने लग जाओ, बस ये फैक्ट है। पढ़ लो जीके, कुछ नहीं है, सोते जाते कर लो। कोई कहीं बात कर रहा हो उसे बता दो यहाँ ऐसा होता है, गलती तो होगी, सही चीज बता देगा, ठीक है। हर चीज, जैसे क्या होता है, सेक्शन याद नहीं होते थे। मैं बाइक स्कूटी पे आता हूँ तो मुझे जो नंबर प्लेट दिख रही है उसके लास्ट 2 नंबर देखता था, यार इसका ये कौन सा सेक्शन हो सकता है, नहीं याद आ रहा, हाथ पे लिख लो, घर जाके चेक कर लो, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही याद होंगी, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जो चीज रटने की है वो रट के ही होंगी। अब आप देखो कैसे होगा, जैसे क्लास में अटेंडेंस होती थी, मैं और मेरा दोस्त बैठते थे वासु, दोनों के दोनों क्लास के सेक्शन, अटेंडेंस के साथ साथ सेक्शन बोलते थे कि ये है, ये है, ये है। वो बात अलग, अटेंडेंस मिस हो जाती थी, फिर बाद में जाके लगवाते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी थोड़ी। और किसी को कुछ पूछना है? अपने एसेज वगैरह हफ्ते में 1 आधा लिख लिया करो, उससे ही आपकी इंप्रूव होगी राइटिंग भी और स्पीड भी बनी रहेगी। क्योंकि होता है क्या कि आप अब LLB सबकी हो गई पास, क्या चल रही है, अब पेपर लिखे हुए कितना टाइम हो गया सेमेस्टर का? एक बार 3 घंटे कोई पेपर टेस्ट सीरीज दे के देखना, कितना लिख पा रहे हो? लिख ही नहीं पाओगे। 100 में से 50 नंबर का ये अटेम्प्ट होगा, 50 का होगा ही नहीं, ठीक है। और ये तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट देते हो, वहां तो और हाइपर रहता है इंसान, समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। आती आती चीज में लगता है इसमें तो ज्यादा लिख दिया, बाकी अब दिमाग कहाँ लगाऊं। तो इन चीजों का ध्यान रखना, राइटिंग स्पीड को कम मत करना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक ही बेनिफिट था, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत तेज है, मैंने भी बताया भी 150 पेज लिख रखे हैं मैंने 4 पेपर में। तो राइटिंग स्पीड से कॉम्प्रोमाइज मत करना, लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो। हिंदी की अगर राइटिंग सुधारनी है, मतलब अगर हिंदी इंप्रूव करनी है, तो रोज कुछ मत करो, हफ्ते में 2 दिन 1 घंटा न्यूज़पेपर से देख के हिंदी लिख लो बस। क्योंकि हिंदी मुश्किल नहीं है, लेकिन हिंदी की स्पेलिंग करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं समझ में आता था, मात्रा सीधी लगानी है, बड़ी लगानी है, छोटी लगानी है, ठीक है। अब पिछली बार जैसे हरियाणा का हुआ था मेंस, उसमें सब लोग हिंदी में फेल थे। अब फेल क्यों थे? अब आप ऐसे लिख रहे हो, हर लाइन में 4 स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो नंबर कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है कि हिंदी वैसे मुश्किल नहीं है, आप संज्ञा सर्वनाम ये सब चीज़ें कर लोगे, क्या होते हैं पर्यायवाची अगर आ रहे हैं तो वो रटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको उनकी स्पेलिंग ही नहीं आती तो क्या फायदा है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल ही बताता हूँ मैं, DGS में पूछा था, रिसेंट जजेस अपॉइंट हुए थे, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु जी थे, सुधांशु ढोलिया, एंड वन इज JB पार्डीवाला ना। अब मुझे जस्टिस पार्डीवाला की स्पेलिंग ही याद नहीं आई, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लिख दिया, मैं क्या करता, मैं ट्रिक लगा रहा हूँ कि आगे ऑनरेबल जस्टिस J पार्डीवाला कुछ कर दूं ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक समझ में ना आए, जैसे होती है डॉक्टर वाली राइटिंग, चलो ठीक है कुछ हो सकता है, लेकिन फंस जाओगे। तो प्रैक्टिस करो कि
एक्ट 100 की स्पेलिंग गलत थी। 100 में एग्जाम में ट्राइपॉड का जस्ट कॉपी चेक करता है, 100 में इसमें लिखा 100 तो एग्जामिनर ने उसको भी मार्क कर रखा है। ये गलत हाँ है। मतलब ये गलतफहमी से निकाल देना कि टीचर पढ़ता नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखता है, एक एक वर्ड चेक होता है आपका कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि मतलब बाकी का तो मुझे नहीं पता, डीजीएस का तो मैंने मंगा के देख लिया है कि कभी कभार क्या होता है हमें केस के स्पेलिंग नहीं आती, मत लिखो। टीचर ये देखता है कि मैंने कितना हाईलाइट कर रखा है इसके आंसर में, आप सीधा लिख दो इन द रीसेंट केस या कुछ, या वो जो भी है, ठीक है, वो सीधा हाईलाइट करता है जो भी एग्जामिनर है। आपको बस ये दिखाना है कि आप जो लिख रहे हो परफेक्ट लिख रहे हो, ठीक है। और कुछ देखो कुछ नहीं होता है, कुछ स्किप नहीं करना है, सब चीज़ हो जाएंगी। आपको बस ये देखना है कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो उस टाइम के लिए ठीक है। हवा मत बनाओ, धीरे धीरे होएगा सब चीज़। अभी 1 महीने में तो तैयारी नहीं करनी है आपको, या मेरी तरह तो हो नहीं कि एलएलबी पास आउट की और 2 महीने में ही आपका पेपर आ गया, ठीक है। तो जब मैंने दिया था 18 में, वो एकदम से यूपी आ गया था। जब पास आउट होते ही मतलब मेरे रिजल्ट से पहले ही नोटिफिकेशन आ चुकी थी, ठीक है। तो ऐसा वाला सिचुएशन तुम्हारे साथ नहीं है, अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी हरियाणा एडीआई आया हुआ है और तो कोई पेपर अभी है नहीं है। हिमाचल होगा उसके लिए अभी शायद जा रहा हो तो कोई जा रहा हो, बट अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको हवा नहीं बनाना है, अपनी तैयारी करते रहो, धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। वो सीढ़ियाँ धीरे धीरे तो चढ़ोगे। और बस ये है कि बेयर एक्ट को जरूर टाइम दो, रोज एक बेयर एक्ट रीड जरूर करो, क्योंकि क्या होगा पेपर देखते टाइम में कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन रीड करने, जब आपकी बेयर एक्ट पे कमांड अच्छी हो जाएगी ना, जब आप 5 बार रीड कर लोगे, 6 बार रीड कर लोगे, तो जब आप क्वेश्चन के बेशक ऑप्शन ढक लेना, जब वो बेयर एक्ट की लाइन दिखती है ना, तो आप फ्लो में, जैसे क्या होता है हमें गानों की लिरिक्स याद नहीं होती, लेकिन गाना अगर चलता रहे चाहे उसकी वॉल्यूम कम हो, आप पूरा गाना साथ साथ बोल देते हो। तो सिमिलरली ये भी बेयर एक्ट के साथ होता है, जब आप उसे 4 बार पढ़ लोगे ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके फ्लो में अपने आप आंसर आए, तो वो वैसे आपको याद करना है बस पूरी फोटोजेनिक मेमोरी के साथ। और वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत परफेक्ट हो जाता है। और अगर जिस दिन आपको चेक करना हो तो अपना बेयर एक्ट उठाओ, आगे का इंडेक्स होता है उस पर लिखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, बस वही, फिर कभी पढ़ना ही लगो तो फिर वो इंडेक्स से ही आपका पूरा कवर हो जाएगा। हर बार लगेगा कि कुछ नया मिल रहा है बेयर एक्ट में, और बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर इफ़ यू इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर मुझे भी कोई कल एग्जाम देना है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ऐसा लगेगा कि नया ही पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ा था। लेकिन जैसे ही तुम दोबारा पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि ये मुझे कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। एनीवे सीआरपीसी का बेयर एक्ट होगा सबके पास। सीआरपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो। और वैसे भी अगर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप पीपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एडीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो दिस इज़ वन of the very very important subject, because without knowing the procedure there is no value of the substantive law. If you don't have a procedural law, see, you have been given a right but there is no remedy, the right is useless, because right and remedies are correlative to each other. It is clearly said by very famous jurist, but can you recall the name of the jurist, that right and duties are right and duties, Hoffeld, right and duties are correlative to each other. This is a Hoffeldian jural relationship. Hoffeldian, ये हॉफेल्ड ने दिया था, HOHFIELD, हॉफेल्ड ने दिया था। राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू ईच अदर। अगर आपके पास राइट है और आपके पास, भाई अगर आपकी मेरी राइट है और दूसरे वाले की ड्यूटी बनती है, एक तो ये प्रिंसिपल होता है, दूसरा होता है उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम, जस इज राइट, वेयर देयर इज राइट देयर हैज टू बी अ रेमेडी। जहां भी राइट होगा वहां पे बिना रेमेडी के वो राइट जो है यूजलेस है। इफ यू हैव बीन गिवन अ राइट बट नो रेमेडी, दैट राइट बिकम्स यूजलेस। आपको ये पता है कि भाई मेरे पास अधिकार है कि अगर कोई मुझे चाटा मारता है सो आई कैन सू दैट पर्सन, बट ये नहीं पता कि हम कहाँ पे सू करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एफआईआर लॉन्च होगा, ये पता नहीं है आपको प्रोसीजर, तो वो राइट जो आपको मिला है दैट बिकम्स यूजलेस।
सो CRPC जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द दिस इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज अ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आपको कवर टू कवर ये याद करना है। 484 सेक्शन में से लगभग 430 सेक्शन आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, और यूं ही याद होना चाहिए, यूं ही। आप अपने बेरेट को इतना साफ सुथरा मत रखो कि आपको दिखे ना, याद ना रहे कि आपने कौन सी लाइन कहाँ खींची थी। आपको अपने बेरेट को इस हिसाब से रखना है, पहली रीडिंग मुझे पेंसिल से करनी है, दूसरी रीडिंग मुझे पेन से करनी है, तीसरी रीडिंग पे मुझे हाइलाइटर लगाना है। तो आपको ये मालूम चलेगा जो आपने पेंसिल से किया है वो कितना इंपॉर्टेंट था, जो आपने पेन से किया वो कितना इंपॉर्टेंट था, जो आपने हाइलाइटर लगाया वो कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम किसी भी विषय को अगर पढ़ते हैं तो हमें ये जानना पड़ता है कितना वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बराबर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका सिलेक्शन नामुमकिन है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप जजमेंट राइटिंग करते हैं तो भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, ठीक है। जब आप प्रोसीजरल लॉ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रीलिम्स में 20-25 क्वेश्चंस आते हैं किसी भी स्टेट में, तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव द स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट, फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव द स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। फॉर द मेंस you have to only focus upon 60 to 70 sections, not beyond that. Maximum is 60. वैसे तो मेरे हिसाब से 50 बहुत है, वो भी 50 उड़ के, लेकिन प्रीलिम्स के लिए 430-440 सेक्शन दिमाग में आपके फिट होना चाहिए। यूं आपसे अगर कोई बोले कि 319 क्या है तो आपको यूं याद होना चाहिए, 313 क्या है याद होना चाहिए, 310 क्या है याद होना चाहिए, 290 क्या कहता है। इस तरह से अपने माइंड को आपको फिकल करना है। जैसा कि अभी आपसे राहुल भी कह रहा था, ये तो राहुल आपको अपनी स्टोरी बता रहा था, हर व्यक्ति की अपनी एक स्टोरी होती है। व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, हम जब भी कभी खाली होते थे ना तो ये सोचते थे कि ये जो एक्ट पढ़ा उसको रिकॉल करते थे। और मैंने कई बार क्लास में भी बोला है कि जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको आप रिकॉल करिए। रात को जब बेड पे जाइए और अपने फ़ोन में आप ऑनलाइन जो है बेयर एक्ट डाउनलोड कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं आप ऑनलाइन बेयर एक्ट अपना डाउनलोड कर दिए, और आपने दिन में जो भी पढ़ाई करी है, जो भी आपने याद किया है, और आंख बंद करके रिकॉल करिए कि जो भी आपने पढ़ा। और कहीं आप फंसते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी सीरीज नहीं आ पा रही है, वो आपको लग रहा है कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो वहां तक, तुरंत अपना मोबाइल ऑन करिए और वहां पे उसको क्रॉस चेक करिए तुरंत। ये आपको प्रैक्टिस इनकलकेट करनी पड़ेगी अपनी पर्सनालिटी में तब, क्योंकि कंपटीशन मेंस में रहा ही नहीं है, अब कंपटीशन अब प्रीलिम्स में हो गया है। जिस हिसाब से ये जो कट ऑफ जा रहे हैं वो इतना हाई कंपटीशन हो गया है कि अब ये बहुत मतलब कुछ कट ऑफ, जैसे यूपी है 207 कट ऑफ थी पिछली बार, अब की बार 286 कट ऑफ है। लोगों ने कितना भी एंटिसिपेट किया होगा, तो कितना एंटिसिपेट करेंगे हम, 250 तक कर सकते थे, 240 तक कर सकते, लेकिन 286 इज सच अ ह्यूज नंबर। कारण इसका ये है कि जो बच्चे ये कोरोना काल वाले हैं 2020 से लेके 2022 तक, इन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी कर ली है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका कंपटीशन प्रीलिम्स में है। मेंस की स्ट्रैटेजी आप जैसे यूट्यूब भी अगर आप खोलते हैं तो आपको दिखेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, यू विल गेट n number of videos, right? But if you will search how to prepare for mains, you will not get a single video exhaustively, because teaching for prelims is different, because you don't have to teach actually. You have to just tell that what exactly is given in the section, what points you have to remember, and if there is any relevant case laws, then what case laws you have to remember. No interpretation, nothing, no chronology you have to develop. But once it comes to the mains examination, there you have to not only remember the sections, but also you have to write something different from the other. Right, so there is different strategy. So my strategy will be mixed for the prelims and the mains examination. I will take a 3 hours long classes daily in 4 days in a week or 3 days in a week. 3 hours long classes. Days will be reduced, and other classes will be of different teachers. So I'll prefer to take the longer classes. ठीक है, तो अब CRPC में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बताती हूँ what does the CRPC do. That is a legislative intent of the CRPC. Legislative intent of the CRPC. This will be my first topic. What is the intention of the legislature to have the new CRPC? इससे पहले हमारे पास पुराना CRPC था, ठीक है। 1860 का IPC अभी भी है,
1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट भी है अभी, है ना, लेकिन हमें 1973 के सीआरपीसी की क्या ज़रूरत पड़ी? पहला सवाल कि क्यों नहीं हमने 1898 वाला सीआरपीसी ही कंटिन्यू रखा? क्वेश्चन है ना। आईपीसी किसने ड्राफ्ट किया था? लॉर्ड मैकालो ने। इंडियन एविडेंस एक्ट स्टीफन ने, जेम्स स्टीफन ने। 1973 में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी? वाई डू वी रियली नीड अ न्यू सीआरपीसी? क्या 1898 के सीआरपीसी में फ्लॉस थे, प्रॉब्लम थी, क्या ज़रूरत थी, सीआरपीसी काम क्या करता है, राइट? तो हम जब ये पढ़ाई करेंगे सीआरपीसी की, तो हम कुछ टॉपिक्स को बाइफर्केट कर लेंगे, क्योंकि सीआरपीसी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो फर्स्ट गो में जिस टॉपिक पे हमें बहुत मेहनत करनी है, वो टॉपिक वो अगर आपको समझ में आ गया तो एंटायर सीआरपीसी आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा, आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख लीजिए जो हम पढ़ने वाले हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख लीजिए जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला, लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द सीआरपीसी। कवर टू, ये जब क्लास खत्म होगी आपकी 1.5 से पौने 2 महीने बाद सीआरपीसी की, उसके बाद आपको सीआरपीसी के एक एक सेक्शन याद होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेजिस्लेटिव 2 महीने लग जाएंगे सीआरपीसी खत्म करने में। ये खत्म होगा आपका अगस्त में, अगस्त लास्ट में। उसके बाद सेक्शन 3 to 21 3 to 21 के बीच में वहीं पे लिखिए 3 to 21 के साथ ही स्टार बना के, ओनली फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ओनली फॉर पीटी। आपको अपनी कॉपी के लिस्ट से मालूम चल जाएगा कि कौन से पेज नंबर आपको पीटी के एग्जाम के टाइम पे पढ़ने हैं और कौन से आपको मेंस के लिए पढ़ने हैं। 3 to 21 ओनली फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब लिखिए यहाँ पे नीचे 24, 25, 25A ओनली पीटी, ओनली पीटी नॉट मेंस, ठीक है। उसके बाद लिखिए सेक्शन 482, सेक्शन 482, दैट इज एन इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इसके बाद इसी के साथ प्लस, इसी के साथ आगे कर लीजिए या बाद में, सेक्शन 26 to 35, सेक्शन 26 to 35 ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 482 को ऐसे सर्कल करा लीजिए और यहां लिख दीजिए प्री प्लस मेंस, ठीक। सेक्शन 26 से लेके 35 तक सर्कल बना लीजिए ओनली पीटी। ओनली पीटी का मतलब ओनली फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स। ये वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी आप इसको स्पेसिफिकली लिख लीजिए। हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्पिटेंसी टू सेंटेंस, competency to try, competency to sentence, and competency to take cognizance, and competency to take cognizance. Clear? 10 मिनट लगेगा टॉपिक लिखने में, पैनिक मत होइएगा। जो लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उनको लगेगा कि मैम सिर्फ टॉपिक ही लिखवाएंगी क्या आज। 10 मिनट तो लगेगा टॉपिक लिखने में, पता तो चल जाए पढ़ना क्या है। नेक्स्ट इज कमिटल, COMMITTAL, कमिटल। इसके नीचे सेक्शन लिखिए 209, 323। नेक्स्ट इज सबमिशन, 322, 325 सेक्शन, 322, 325. These two sections deals with this submission. There are two terminology that is used in the entire CRPC. The one is the committal
another is the submission, right? What is committal and what is submission? This is two terminology you will find very often, that is used in the practice also, and that is used in the criminal manual. See, we have a different hierarchy for the criminal courts. So session court is one court which cannot take the which doesn't take the cognizance in its original jurisdiction. वो अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में उन्हीं अपराधों का कॉग्निजेंस लेता है जिन अपराधों को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इसका कॉग्निजेंस जो है कौन लेगा, सेशन कोर्ट लेगा. जितने भी मैटर्स हम सेशन कोर्ट के पास ट्रांसफर करते हैं, उस मैटर को जो हम ट्रांसफर प्रोसीडिंग को हम लीगल टर्म्स में कमिटल कहते हैं. आपको पता है कॉग्निजेंस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले सकता है किसी भी अपराध का, चाहे वो उस अपराध को ट्राई कर सकता हो या ना कर सकता हो, राइट? ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको एक लेआउट बता रही हूँ. सबमिशन जो होता है हम सबमिट करते हैं, वी बेसिकली सबमिट बिफोर द सीजीएम, राइट? सीजीएम के सामने जो प्रोसीडिंग सबमिट होती है, ये कौन करता होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये सबमिट करते हैं. तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है कि ये प्रोसीडिंग कैसे चलती है, कौन कौन कर सकता है, क्या कैपेसिटी होती है, कितने कोर्ट कॉम्पिटेंट होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए. कमिटल, सबमिशन एंड मेकिंग ओवर, ये हो गया सेशन कोर्ट के लिए, ये हो गया सीजीएम के लिए या सीएमएम के लिए. मेकिंग ओवर एक कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के तहत सीजीएम किसी मैटर को नीचे वाले जज को देता है, ट्रांसफर करता है कि यार मैं क्यों करूंगा इसका ट्रायल, मैं ये तो ऐसा अपराध है, इसका ट्रायल तू भी कर सकता है, नॉर्मल लेमैन की भाषा में. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करता है? मेक ओवर, राइट? दैट्स अ मेकिंग ओवर. फर्स्ट लिस्ट हमारी ये है. इस फर्स्ट लिस्ट को पहले हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, फिर आगे की प्रोसीडिंग हम शुरू करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द जूरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस ऑफ द या लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द सीआरपीसी. व्हाट डज द सीआरपीसी डज? Why do we have CRPC? What is the purpose of having the CRPC? Without CRPC, what would be like? क्या होगा अगर CRPC ना हो तो क्या हो पाएगा? CRPC क्या काम करता है अगर हम समझें तो? पर्पस क्या है सीआरपीसी का? सबसे पहला पर्पस प्रोसीजर, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, है ना? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कौन करते हैं? पुलिस ऑफिसर. टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, दैट इज द प्रोसीजर. प्रोसीजर मीन्स टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज. उसके बाद इंक्वायरी, trial and other proceedings. अगर ये किसी भी केस में नहीं होगा, so we would not be able to provide the justice to the person. We need to follow the procedure. So can't we say that who want justice? In criminal cases, that justice कौन demand कर रहा है? Victim, society, right? अब now on one hand, the society wants justice. Why? Because crime is considered to be a wrong against the whole society. So whenever a crime is being committed, the society as a matter of policy demands justice. On one hand, society is equal to victim plus other people, right? And on the other hand, there is an individual person who is an accused. So now the justice is being demanded by both the sides. दोनों लोग डिमांड कर रहे हैं justice. One hand, the society, and other has the individual justice. Now the question is that accused is saying that, see, I am an accused, there is an allegation against me that I have committed the crime. एलिगेशन ये कि मैंने क्राइम को किया है, ठीक है, मैं मानता हूं मैंने क्राइम किया है, लेकिन भाई जब तक मेरा गिल्ट प्रूव नहीं हो जाएगा, मुझे कुछ बेसिक अधिकार दिए गए हैं जो कि कोई भी व्यक्ति मुझे डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी फॉरम मुझे डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधिकार मुझे किससे मिला हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला हुआ है, right? This rights have been given. So what if somebody asks you what does the CRPC do? Primarily CRPC does the purpose of the CRPC is the collection of the evidences, right? Conducting the inquiry against the accused, conducting the trial against the accused, conducting the further proceeding against the accused, and also the purpose of the CRPC is to provide for the mechanism so that a proper dispensation of the justice delivery system should be achieved. The main purpose of the CRPC is to provide for the mechanism
for a proper dispensation of a justice delivery system. We have to develop a mechanism जिससे कि सिर्फ जस्टिस डिलीवर दिखे ना कि जस्टिस डिलीवर हुआ है, एक्चुअली में जस्टिस डिलीवर होना चाहिए. अगर आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है और आपने यूं ही जो है अक्यूज को गिल्ट उसका यू हैव प्रूवन अक्यूज गिल्टी, इट मीन्स दैट जस्टिस इज नॉट डिलीवर्ड. Justice will only be delivered when there will be a mechanism, and that mechanism is dispensed with following a proper procedure. आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि जिससे कि जस्टिस ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम इज कंसीडर्ड टू बी अ रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी. And now, on the one hand, the society is being represented, right? On the other hand, the individual accused is also being represented. अब क्राइम जब होता है तो दो ही लोग होते हैं. अब सिविल केसेस में क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो उससे कौन अफेक्ट हो रहा है, ए, ज्यादा से ज्यादा ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन जब कभी भी क्राइम कमिट होता है, इट्स नॉट ओनली द विक्टिम हु इज बीइंग अफेक्टेड, the entire society is being affected. That's the reason that in the criminal cases it is always the right. अब now state का मतलब society plus victim, accused का मतलब accused individual. अब now balance has to be drawn. अब accused कहता है, see, I have been given a certain fundamental rights and these rights will only be, I will be only deprived by those rights only through the proper mechanism, right? हमारे यहाँ क्या fundamental rule है कि भाई I have been given certain rights and I can only be deprived by those rights when through the proper procedure established by the law. So in India, we promote the concept of bail and not the jail. That's, you must have here in the law colleges that we promote the concept of rule of bail and not the jail. Clear? So now the question is, अब now we have to balance. CRPC का जो सबसे बड़ा काम होता है ना, आज ध्यान से सुन लेना, CRPC का जो सबसे बड़ा काम होता है वो दोनों के बीच के अधिकारों का संतुलन करना. मतलब सोसाइटी के राइट्स का और इंडिविजुअल अक्यूज के राइट्स के बीच में बैलेंस को क्रिएट करना. मान लीजिए आपके खिलाफ एप्रीहेंशन है कि भाई क्राइम स्पॉट पे आपको अरेस्ट किया गया है. सपोज दैट एक क्राइम स्पॉट पे आप थे, बट एक्चुअली आपने क्राइम कमिट नहीं किया है. इट वॉज अ केस ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इमेजिन अ सिचुएशन. अब नाउ पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करके ले जाएगी अगर क्राइम स्पॉट से आप मिले हैं. अब नाउ अगर हम आपको नहीं सुनेंगे, जनरल रूल क्या है कि कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट यू हैव कमिटेड द ऑफेंस, दैट इज द लॉ दैट्स बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 105 of Indian Evidence Act, that whenever a case is being committed, the court will presume that you have committed the offense. Now that your case is falling into any exception, general exception or the special exception, it is you who have to plead before the court. But court cannot deny your rights. General rule is that in the criminal cases, you have to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. But once your case is coming into the category of the general exception or the special exception of the IPC, then burden will be on the accused to prove his case that his case is coming in the category of general exception. General rule क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को यह प्रूफ करना पड़ता है कि अक्यूज ने अपराध किया है और इस प्रूफ का जो लेवल है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है. जनरल रूल ये होता है. लेकिन अगर किसी अक्यूज का जो केस है किसी भी जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है जो आईपीसी के सेक्शन 176 से लेके 106 तक दिया हुआ है या कोई स्पेशल एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 300 का, तो ये अक्यूज को प्रूफ करना पड़ता है न्यायालय के सामने कि जनाब मेरा जो केस है वो इन दोनों कैटेगरी में से आ रहा है. और ऐसी परिस्थिति में आपको अक्यूज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव करना पड़ता है. आपको न्यायालय के सामने एक सर्कमस्टांसेस बताना पड़ता है और कोर्ट उस सर्कमस्टांसेस से प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी इन्फर करती है और आपको अलाउ कर देती है कि आप वो सर्कमस्टांसेस प्रूव करिए जिससे न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आपने अपराध तो किया है लेकिन प्राइवेट डिफेंस के लिए किया. सो लेवल ऑफ प्रूफ गिर गया.
क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से हम आ गए प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी. यू हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट द सर्कमस्टांसेस एंड फ्रॉम दो सर्कमस्टांसेस द कोर्ट विल इन्फर दैट यस देयर माइट बी अ सिचुएशन ऑफ द प्राइवेट डिफेंस. जो कोर्ट का प्रिजम्पशन था आपके लिए, प्रिजम्पशन क्या था कि यू हैव कमिटेड द ऑफेंस, वो प्रिजम्पशन बदल गया. ठीक है, वो प्रिजम्पशन वो रिबटेबल प्रिजम्पशन है, आप रिबट कर सकते हैं. राइट. सो आप जब क्राइम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको तीनों लॉज पता होना चाहिए. मतलब मैं आपको बताती रहूंगी कि ऐसा है ऐसा है. ठीक है, तो अब मेन जो काम है वो क्या है कि अक्यूज के कुछ बेसिक अधिकार हैं जिसको कि वो डिनाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है. किसने दिया है? संविधान. उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लॉस है और सीआरपीसी क्या है? पार्लियामेंट्री ग्लॉस है. और जब कभी भी कंफ्लिक्ट होगा पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लॉस में तो कौन सुपरवीन करेगा? तो अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का ग्रैंड नॉर्म है. कैसा नॉर्म है? ग्रैंड नॉर्म. जितने भी कानून बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल होने चाहिए. अगर कोई भी कानून स्पेसिफिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन लाइन में नहीं है तो ऐसे कानून को क्या कर सकते हैं? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. इसका साफ साफ एग्जाम्पल है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मैं आती हूं वहां तक. तो सीआरपीसी क्या काम करता है? सीआरपीसी अधिकारों के बीच में बैलेंस करता है. किसका करता है? राइट्स के बीच में बैलेंस करता है. किसके किसके राइट्स के बीच? सोसाइटी एंड द अक्यूज. अब ये बैलेंसिंग होता कैसे है? हम तो कहते हैं बैलेंस करता है. कौन करता है? कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द सीआरपीसी. मैं लिखवाऊंगी माधव. मैं लिखवाऊंगी कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड बाय सीआरपीसी. ये बैलेंसिंग का काम करता है कोर्ट. करता है ना. सीआरपीसी तो करेगा नहीं. अब कौन करेगा? कोर्ट बनाए गए हैं डिफरेंट हायरार्कीज के. अगर हम किसी उसमें बात करें, अगर हम कोर्ट की हायरार्की देखें तो अगर एक हमें स्टेट में देखना हो, सुप्रीम कोर्ट तो है ही आपका ऊपर, तो हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट का बाइफर्केशन करें तो 3 तरह के जजेस होते हैं इसमें. पहला सेशन जज, दूसरा एडिशनल. जहां भी वर्ड एडिशनल होता है ध्यान दीजिएगा वहां पे सेम पावर होता है. जहां पे असिस्टेंट होता है उसका पावर उससे कम होता है. एडिशनल सेशन जज, तीसरा असिस्टेंट. ठीक. इसके नीचे फिर आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, सीजीएम. ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में हैं तो इसको सीजीएम ना कह के हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन. और मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा एरिया होता है? जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है. ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं. बेयर एक्ट खोलिएगा, यहीं से इसको प्रीलिम्स का क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. इसके बियॉन्ड फिर आपको उस सेक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ना. पहला क्लॉज, सेक्शन 8 का पहला क्लॉज, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट. The state government may by notification declare that. It is a declaratory clause. ध्यान दीजिएगा, this is a declaratory clause. ये declare कर रहा है as from such date as may be specified in the notification. Any area in the state comprising a city or a town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this court. स्टेट गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करेगा कि इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 10 लाख से ज्यादा, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं. और पूरे सीआरपीसी में जहां भी वर्ड सीजीएम लिखा हुआ है या जहां भी वर्ड जेएम लिखा हुआ है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं एमएम के तौर पे या सीएमएम के तौर पे. सेक्शन 3 खोलिएगा. अब इस सेक्शन में 8 में आपको बस यही पहला वाला लाइन याद करना है बस, नॉट बियॉन्ड दैट. सेक्शन 3 क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस. क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस. मतलब अब अगर इस पूरे बेयर एक्ट में ये वर्ड लिखा है तो इसका हम कैसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे? इसका क्या मतलब होगा? कहीं मजिस्ट्रेट लिखा है सिर्फ, ये देखिए लिखा है, इन दिस कोड एनी रेफरेंसेस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स टू अ मजिस्ट्रेट shall be constitute unless the context otherwise require in relation to an area
outside a metropolitan magistrate as a judicial magistrate. Clear? Outside an area will be a judicial magistrate in relation to a metropolitan area as a reference to a metropolitan magistrate. Right? Clear? अब यहाँ पे दिल्ली में जो है स्पेसिफिकली पोस्ट नहीं मेंशन होती है. यूपी वगैरह में तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम इनके बाद एक क्लास और होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. अगर कहीं पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा है पूरे सीआरपीसी में, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये वाली पोस्ट नहीं होती है, तो क्या रेफरेंस होगा? तब हम क्या करेंगे? तो वहां पे हम इसको समझेंगे एमएम. ठीक है, वहां पे हम क्या समझेंगे? इसको एमएम समझेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. बी, एनी रेफरेंस टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास shall in relation to an area outside a metropolitan area be constituted as a reference to the judicial magistrate of the second class and in relation to a metropolitan area as a reference to a metropolitan magistrate. Clear? Outside the metropolitan area it will be constituted as a judicial magistrate second class, but once that reference is coming to an area that this law has to be applicable या has to be applied in the metropolitan area, we have to draw a construction as a reference to the metropolitan magistrate, that is in ME. Clear? Next clause, C का second clause, sorry C का D number clause. Any reference to a chief judicial magistrate shall in reference to the judicial magistrate, any reference to the chief judicial magistrate in relation to a metropolitan area be constituted as an reference to the chief metropolitan magistrate exercising jurisdiction in that area. Clear? Clear? Just giving an overview to this what I have mentioned here. This is in hierarchy of the courts, hierarchy of the क्रिमिनल कोड्स. लेकिन क्रिमिनल कोड में एक और कैटेगरी आती है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी हम क्रिमिनल कोड बोलते हैं. अगर आपसे एग्जाम में कोई सवाल पूछे कितने कैटेगरी के क्रिमिनल कोड्स होते हैं, तो आंसर क्या होगा? आप इसका सेक्शन खोलिए, जो मैं लिखवा रही हूँ ना इसको पॉइंटर्स में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. 26 को हम पढ़ेंगे और फिर हम 6 पढ़ेंगे. सेक्शन 6, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड. आपको हाई कोर्ट वाई कोर्ट नहीं काउंट करना है, हाई कोर्ट तो है ही है, हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है. ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट इज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सीआरपीसी. हाई कोर्ट्स आर नॉट एस्टैब्लिश्ड. दिस मींस वी हैव अ डिफरेंट एक्ट्स फॉर द हाई कोर्ट्स. वी हैव नॉट, द सीआरपीसी हैज नॉट गिवन अ पावर टू द हाई कोर्ट. कैन यू रिकॉल हाई कोर्ट एक्ट्स? किन किन कौन से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुए थे? हाई कोर्ट इज समथिंग व्हिच इज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सीआरपीसी. दे आर नॉट मेड बाय द सीआरपीसी फॉर द पर्पस ऑफ ओनली डीलिंग विद द मैटर रिलेटिंग टू द क्रिमिनल लॉ. दे आर द हाई कोर्ट्स, राइट? So they have not been. That's the reason we are using the word the inherent power. Something which is not conferred, something which is inherent into them. So that in the criminal cases, the inherent power is given to the High Court. Similarly, when we look to the CPC, there you will find that the inherent power is given to every civil court. The inherent power is given to the every civil court. For the end of the justice, they can exercise anything, any power which has been confirmed to them by the virtue of inherent power. कहीं कुछ नहीं हो रहा तो 151 का एप्लीकेशन लगा दीजिए. लेकिन क्रिमिनल केसेस में the direct relation is with the right to life of a person and the personal liberty. So it was thought by the legislature that not to give the inherent power to every criminal courts. Rather, the inherent power should always be reserved to the high courts. Clear? So now, beside high courts, we have 4 categories of criminal courts for the exam perspective. Prelims के लिए section 6 में दिया हुआ है, खोलिए, कोर्ट ऑफ सेशन, ये वाला कोर्ट, ठीक है. अब इसको हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजीएम भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आता है. वो चीफ हो जाता है. वो क्या हो जाता है?
चीफ हो जाता है, वो मतलब प्रमोशन हो जाता है उसका, लेकिन वो भी क्या होता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ही कहा जाता है उसको, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। और चौथा कैटेगरी क्या है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है, लेमैन की तरह, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम, ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव। आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और ताज्जुब भी होगा कि इनको क्रिमिनल कोर्ट ने कितना पावर दिया है सीआरपीसी ने। सेक्शन 167 रिमांड की बात करता है। सेक्शन 167 बात करता है कि किसी भी अक्यूज को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो जो इनिशियल 15 दिन होता है वो उसको कस्टडी में ले सकता है, और वो हमेशा पुलिस कस्टडी मानी जाती है। इनिशियल 15 डेज के बाद वो पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती, दैट विल बी कंस्टिट्यूड एज एन जुडिशियल कस्टडी। सो जो पुलिस कस्टडी होती है वो पुलिस कस्टडी लेने के लिए अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। सपोज दैट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो पावर हैज बीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कि वो 7 दिन का रिमांड दे सकता है, 7 डेज का। 167 क्लॉज 7, 167 खोलिए। वन 167 clause 2A, 2 capital A. See, you have to read from here. Where a judicial magistrate is not available, line 4. Where a judicial magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate on whom the power of judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred a copy of the entry in the diary, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर पढ़ना है, thereupon such executive magistrate may for the reason recorded in the writing authorize the detention of the accused person in such custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days in aggregate. That means the power of police remand is also given to the executive magistrate, but not beyond 7 days. In what condition? Whenever a judicial magistrate or metropolitan magistrate is not available, and to that executive magistrate the power has been conferred that he can exercise such option. In that cases the power have been given to the executive magistrate. So that's the reason there's so many powers have been given to the executive magistrate. That's the reason there's 4 category of magistrate is considered to be the criminal courts. कितने तरह criminal courts होंगे? 4। कभी नहीं भूलना है, 6 कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 6 में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू माय इनिशियल टॉपिक, व्हाट आई वाज डीलिंग विद, दैट व्हाट डज द लॉ, व्हाट डज द सीआरपीसी डू? सीआरपीसी डज द बैलेंसिंग, this balancing is done by the courts. These courts are established, ठीक है। ये कोर्ट्स यहाँ पे established हो गए और इन्हीं कोर्ट्स के द्वारा it is doing of this balance. जो कोर्ट होता है, जो ये जब बैलेंसिंग करता है तो हम ऐसा कहते हैं कि किसी कोर्ट का क्या काम है? जस्टिस देना। और जस्टिस कैसे होगा? जब बैलेंसिंग होगा। जब बैलेंसिंग होगा दोनों के अधिकारों का। ऐसा नहीं कि आपने बिना अक्यूज को ट्रायल किए आपने उसको हैंग कर दिया, न्याय नहीं हुआ। Why? It is initially I have said that, see, the aim of the court is that to provide the mechanism. We need to have the mechanism so that there should be a proper dispensation of the justice. So it is the aim of the every court to give the justice, and this justice will only be given once the right of the society and the individual accused has been balanced, and this balancing is done by the CRPC. The Constitution of India is evolving, evolution हो रहा है. What was directive principle have been made a fundamental right. The evolution, just like the Constitution, the CRPC is also evolving. CRPC भी इवॉल्व कर रहा है और किसी भी केस में, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में इवोल्यूशन कैसे होता होगा, हम इवॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं अपने आप को तो मैं इवॉल्व कैसे होंगी, मैं कुछ बेहतर करूं, कुछ अच्छा करूं, या अपने पर्सनालिटी के जो नेगेटिव एरर्स हैं उनको हटा दूं। तो इवोल्यूशन कैसे होता है? बाय एडिंग सर्टेन प्रोविजन, बाय डिलीटिंग सर्टेन प्रोविजन, बाय सब्स्टिट्यूटिंग सर्टेन प्रोविजन,
एंड व्हाट वाज सो सीआरपीसी इज आल्सो इवॉल्विंग, सीआरपीसी भी इवॉल्व करा। 1898 के जो सीआरपीसी में अधिकार तो ठीक था, अक्यूज के पास भी था, सोसाइटी के पास था, लेकिन उन अधिकारों के बीच में संतुलन नहीं हो पा रहा था। अक्यूज के राइट्स बहुत मैनिफेस्ट नहीं थे, अक्यूज के राइट एक्सप्रेस नहीं थे, हमें इन्फर करना पड़ता था, इंटरप्रिटेशन से निकालना पड़ता था। और ऐसे केसेस में जस्टिस तो डिलीवर हो रहा था, लेकिन वो दिख रहा था डिलीवर हुआ, लेकिन एक्चुअली में जस्टिस डिलीवर नहीं हो पा रहा था। So CRPC, it was thought by the parliament that we need to have the new CRPC. When the CRPC was into the process of development, जब CRPC डेवलप ही हो रहा था, उसी समय देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक अफलातून बहुत ही जबरदस्त एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, और वो जजमेंट हमारे देश का कार्डिनल प्रिंसिपल बन गया, दैट इज हिज हॉलीनेस गलपत्रु केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। When the CRPC was into the process of development, then only in the process, अभी आया क्योंकि CRPC 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ है, और केशवानंद भारती का जजमेंट जो है 1973 में आया था। ठीक है, लागू तो हमने 1 अप्रैल 1974 से किया है CRPC। अब उसी समय केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ साफ कि देयर आर सर्टेन एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which cannot be violated in any circumstances. You cannot violate those principles. You have been given, you are a parliamentary, you are a parliament, you have all power to make the law, because we consider that the division of the separation of the power is a fundamental, it is a rule of law. But it doesn't mean that you will make any law which will violate the basic structure of the constitution. You cannot make any law. सबसे बड़ा चैलेंज सीआरपीसी के सामने ये आके खड़ा हो गया, जब क्योंकि बना रहे थे लोग, और उसी समय केशवानंद भारती का जजमेंट है। केशवानंद भारती का जजमेंट पूरा है हिज हॉलीनेस गलपत्रु केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। राइट, अब जब नया सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 को आया, तो इट वाज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। द एवरी प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी, न्यू सीआरपीसी वाज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। बहुत स्मूथ सब कुछ चलता रहा। 1978 में प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई फिर से। हमारे देश में पहले केस होता है, उसके बाद अमेंडमेंट्स होते हैं, दैट्स द फंडामेंटल, क्योंकि हम कभी इतना बुरा एंटिसिपेट नहीं कर पाते ना। निर्भया केस में वी हैव नेवर थॉट लाइक द रेप कुड बी सो ब्रूटल, राइट, इट्स नेवर थॉट लाइक दैट। सो पहले हमारे यहाँ केसेस होते हैं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ संशोधन होता है, क्योंकि हम इवॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारे पास इवोल्यूशन का स्कोप नहीं होता कि नहीं जो हो गया दैट इज फाइनल, तो हम रिजिड हो जाते हैं। हम कैसे फ्लेक्सिबल हैं, हम क्वाज़ाई फेडरल हैं, वी आर क्वाज़ाई फेडरल। तो जब इवोल्यूशन कैसे, मैंने बताया था, हम इवॉल्व कर रहे हैं, और इवोल्यूशन कैसे होता है, हम कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं या कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो 1978 में सबसे इंपॉर्टेंट एक घटना घटी, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट। आपको इसी डीप, आपको जब कोई सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो उसका ना फंडामेंटल ऐसे ही समझना है, उसके बाद तो फिर आपके लिए केक वॉक हो जाता है। जो स्टार्टिंग की 10, 12, 15 क्लासेस होती है ना, वो आपकी फाउंडेशन होती है। अगर आप इतने डीप में सीआरपीसी के पर्पस को समझ लोगे, तो आप कोई भी प्रोविजन पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको ये मालूम चले कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको, राइट। तो आर्टिकल 21 कहता है कि एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by the law. Now this means that कि if there will be a procedure which will be established by the law, my right to life and personal liberty will be curtailed as per the interpretation. As per the interpretation, if there is a procedural law and there is a provision has been given that you curtail my right to life, you curtail my personal liberty, that is okay, because this is a law which is made by the parliament. That was the simple as that interpretation. यही interpretation है ना, यही interpretation A.K. गोपालन के केस में किया गया था। मत लिखिए मत, A.K. गोपालन वर्ष में समझा रही हूँ अभी, स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें कहा कि नहीं
इसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, बोला कि जो यहाँ पे फ्रीडम है ना वो आपका पर्सनल बॉडली फ्रीडम है, कि भाई आपको हम अरेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई प्रोसीजर दिया हुआ है तो हम आपकी पर्सनल लिबर्टी को कन्फाइन कर सकते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं कि वो प्रोसीजर लॉ ने रीजनेबल है कि नहीं, वो प्रोसीजर फेयर है कि नहीं, वो प्रोसीजर जस्ट है कि नहीं, हमें नहीं मतलब है, प्रोसीजर बना दिया पार्लियामेंट ने, नाउ आई हैव टू फॉलो दोस प्रोसीजर. So now in this case in 1978 the passport of Menaka Gandhi was impounded. इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया और कारण बताया गया कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड हो रहा है और इसके तहत सस्पेक्ट के तौर पे हम आपके पासपोर्ट को इंपाउंड करते हैं, ये हमारा प्रोसीजर है. अब मैं मेनका गांधी से मिली थी एक बार, तो मैंने उनको कहा कि मैम ने पूरी एलएलबी तो आपको ही पढ़ के निकाल दी है, ठीक है. तो अब नाउ क्वेश्चन इज दैट दिस इज अ सो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ दिस एरा. बहुत जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डिफरेंट है. इसमें ये बताया गया है, जब कभी भी कोई ये सवाल पूछे कि आपको दो फंडामेंटल राइट्स के बीच में जब क्लैश हो तो तब क्या करना चाहिए. अगर कभी भी ये पूछे कि whenever there is a, अभी यूपी जुडिशरी के मेंस में क्वेश्चन था कि whenever there is a conflict between two fundamental rights, what is the remedy? The answer is Menka Gandhi. The answer is Menka Gandhi. I tell you how. Now her passport was impounded, and the reason was the security of India. The government of India की security is being threatened, and now for that reason the passport is being impounded. ठीक है भाई, पासपोर्ट आपने इंपाउंड कर लिया. उनको लगा कि उनकी पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि अभी तक जो पर्सनल लिबर्टी का इंटरप्रिटेशन किया गया था वो सिर्फ अरेस्ट को लेके था, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी मेरा बाहर घूमना भी है. सबसे ज्यादा जो इंटरप्रिटेशन है वो आर्टिकल 21 में ही हुआ है. अब कहा कि माई राइट टू अब्रॉड इज ऑल्सो समवेयर माई पर्सनल लिबर्टी इज बीइंग रिस्ट्रेन्ड. So now she moved to the Supreme Court, and the Supreme Court is speaking through Justice P.N. Bhagwati, who is considered to be the father of the PIL, right? He held that. So it is not that any and every procedure can curtail my life. The procedure has to be just. The procedure has to be non-arbitrary. The procedure has to be reasonable. Then only my right to life and personal liberty can be curtailed. It is not that you make any procedure, you prepare any procedure and curtail my right to life and personal liberty. No, that is absolutely not. Now the Supreme Court has also held that section 14, 19 and 21 is mutually exclusive. They are mutually, वो तो आप पढ़ोगे जब कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप पढ़ोगे, they are mutually exclusive. इसके बाद बहुत सारे आप देखोगे सीआरपीसी में, उसके बाद अमेंडमेंट्स हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम इवॉल्व कर रहे हैं. आप 1979 के बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखोगे, चेक करना जब वेयर एक्ट पढ़ना तो कहीं कहीं आपको 1978 का एक आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. आप 167 खोले थे ना, 167 की 5 में देखिए 2A का में लिखा होगा नीचे, 2A भी 1978 में जुड़ा हुआ है. 167 1978 में जुड़ा हुआ है, राइट. सो उसके बाद हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स हुए, क्योंकि हम इवॉल्व कर रहे हैं. इट्स बेटर टू से दैट वी आर इवॉल्विंग ईच पासिंग डे. द सीआरपीसी इज ऑल्सो इवॉल्विंग. ठीक इस केस के बाद थोड़े दिन तक मामला सब शांत रहा, कोई चीज़ नहीं आई सामने, और उसके बाद अचानक से अरेस्टेड पर्सन्स की राइट्स की बात हो गई और डी.के. बासु का केस सामने आया, है ना. डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. मैं आपको ये बता रही हूँ कि नई सीआरपीसी कितना इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन है, या अगर कोई प्रोविजन नहीं है इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं. और जैसे ही हम अमेंडमेंट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि संविधान इवॉल्व कर रहा है, सीआरपीसी भी इवॉल्व कर रहा है. और इवॉल्व करने का मतलब, क्योंकि हम ऑर्गेनिक हैं, वी आर नॉट डेड. कहते हैं ना कि संविधान ऑर्गेनिक है. हम ऑर्गेनिक कैसे हैं, हमारे पास अभी स्कोप है, हम कुछ ऐड कर सकते हैं, हम कुछ डिलीट कर सकते हैं, हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट. हम कुछ ऐड कर सकते हैं, तो हम इवॉल्व कर रहे हैं. डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1997 में. 1997 में. अब बहुत सारे देयर आफ्टर फर्दर अमेंडमेंट्स वर मेड इन द सीआरपीसी आफ्टर डी.के. बासु केसेस इन 1997. उसके बाद 2006 में, मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट प्रोविजन. 2006 में मेलिमथ कमिटी रिपोर्ट, मेलिमथ कमिटी अपॉइंट की गई कि भाई
बाकी के देश में, फॉरेन में एक कंसेप्ट चलता है प्ली बार्गेनिंग का। अमेरिका में बेसिकली प्ली बार्गेनिंग, बेसिकली प्री बार्गेनिंग एक कंसेप्ट है। अमेरिका में जो प्री बार्गेनिंग होती है वो चार्ज पे बार्गेनिंग होती है कि मेरे ऊपर 378 380 ने लगा के 379 लगाइए, या मेरे ऊपर चार्ज पे बार्गेनिंग होती है। लेकिन हमारे देश में सेंटेंस पे बार्गेनिंग होती है। सुनिएगा, लिखिए मत अभी कुछ भी। अब प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे हम लोग सीआरपीसी में। ये 2005 की बात है, 2003 की बात है, सॉरी 3 की बात है, ये 5 में तो ऐड कर दिया गया था। 2003 की बात है। मैलिमथ कमेटी रिपोर्ट, हमने मैलिमथ कमेटी बनाई और कहा कि देखिए हमारे देश, हमारी जैसी व्यवस्था है, इतना वर्सेटाइल देश है, हर 2 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर 5 किलोमीटर पे खाना बदल जाता है, जोग्राफिकल एरिया बदल जाते हैं, तो क्या इतने क्राइम्स इतने ज़्यादा हैं, कंजेशंस ऑफ क्राइम बहुत कमिट होता है, क्या हमारे देश में ये संभव है कि हम प्ली बार्गेनिंग जैसे कंसेप्ट को लेके आए? तो मैलिमथ कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और कहा कि अगर हमें कोर्ट के कंजेशन के ऊपर जो कोर्ट का प्रेशर है, अगर हमें उसको कम करना है, जो लिटिगेशन का कॉस्ट है उसको कम करना है, विक्टिम को बेहतर रिहैबिलिटेशन मिल जाए, बेहतर कंपेंसेशन मिल जाए, अगर उसको कम करना है तो हम अपने देश में प्ली बार्गेनिंग ला सकते हैं। लेकिन ये प्ली बार्गेनिंग अमेरिका की तरह नहीं होगा, यहाँ चार्ज बार्गेनिंग नहीं होगा, ये सेंटेंस बार्गेनिंग होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो महिलाओं के खिलाफ नहीं है, जो किसी बच्चे के खिलाफ नहीं है, जिसकी सजा उम्र कैद नहीं है, जिसकी सजा फांसी नहीं है, जिसकी सजा 14 साल नहीं है, जिसकी सजा 7 साल है, अगर वो ऐसा अपराध करता है तो ऐसे केसेस में अक्यूज और विक्टिम के बीच में म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होगा और ऐसे में ये दोनों आपस में तय करेंगे कि अक्यूज विक्टिम को कितना कंपेंसेशन देगा, जिससे कि विक्टिम वापस से समाज में आके पहले जैसा हो जाए। और उसके बदले में ऐसा नहीं कि हम अक्यूज को कंप्लीटली एक्सोनरेट कर दे रहे हैं लायबिलिटी से, नहीं, हम उसके बदले में एक पैरामीटर तय किए कि किसने, अगर उस अपराध का कोई मैक्सिमम पनिशमेंट दिया है तो हम उसका 1/4 देंगे, कोई मिनिमम उसकी आपको पैरामीटर्स पनिशमेंट का दिया हुआ है उतना। तो ये बेसिकली कमेटी ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया और इस रिकमेंडेशन के बाद प्ली बार्गेनिंग हमारे सीआरपीसी में जुड़ा 2005 में, चैप्टर 21A, राइट। तो अब ये क्या है? ये भी इवोल्यूशन का है। ये क्या है? ये इवॉल्व कर रहा है, समाज और इंडिविजुअल अक्यूज के बीच में न्याय कैसे मिलेगा उसका संतुलन कर रहा है। क्या कर रहा है? It is balancing the right between the society and the individual accused. Individual accused has not committed that heinous crime. Society is also not being disturbed, right? Had he committed the offense against the human body or an offense against the woman, the entire society as a matter of policy has been disturbed. But he has not committed an offense, maybe that the entire society is being disturbed. So there is a scope of a negotiation between the accused and the victim, where victim would be getting a better rehabilitation, better compensation. So that is a mutual satisfactory disposition. So this is the concept was introduced in 2005 itself. So the purpose was there should be not the justice should look like it is delivered, but the mechanism should be such that there has to be a proper dispensation of the justice delivery system. Right. Thereafter you can see the better example. बहुत सारे amendments हुए. The best example is 2013 criminal amendment, latest. That Nirbhaya case was, Nirbhaya rape was committed, and after that 2013 में the major changes have been done, the offense against the women. In the CRPC, IPC evidence सब में changes हुआ. Purpose क्या है? What is the purpose? Evolution. हम इवॉल्व कर रहे हैं, हमने स्कोप छोड़ा हुआ है कि परिस्थिति पड़ने पे सजा ये हो सकती है, परिस्थिति होने पे सजा ये भी हो सकती है। हमने स्कोप छोड़ा हुआ है। कल तक जिसकी सजा फांसी नहीं थी उसकी सजा आज फांसी है, राइट। सो अब जब भी कभी आप पढ़ेंगे, जब भी कभी आप सीआरपीसी पढ़ेंगे और आपको किसी प्रोविजन को लेके डाउट होगा, आपको किसी प्रोविजन को लेके लगेगा कि भाई इंटरप्रिटेशन कैसे करें इसका, तो हमेशा आपको इसका पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करना है। कैसा? पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करना है। इसका मतलब होता है कि लेजिस्लेचर ने इस प्रोविजन को क्यों डाला है। क्या? whenever there is a conflict between the any provision in the CRPC and also with any provision in the CRPC and any provision with the constitution, then we have to draw strike a
balance between the two. And then we have to think about that कि भाई क्या इसका पर्पस है, क्यों आया है, और उस पर्पस को इंटरप्रिटेट करते करते हमें मिसचीफ रूल अप्लाई करना है. पढ़ा है कॉलेज में ना, जो इसकी खराब मिसचीफ है उसको निकाल के बाहर फेंक देना है, और जो इसके अच्छे प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ हमको इसको इंटरप्रिटेट करना है. If there is any conflict of interpretation in particular situation, we have to adopt such interpretation that solve the purpose of the CRPC and also the purpose of the Constitution. Right? When you are reading the CRPC and you find that there is a conflict between any provision, then you have to balance, strike a balance between the purpose of the Constitution and the purpose of the CRPC. And जो purposive interpretation को हमें adopt करना है. Clear? So this is how the CRPC is evolving, and there is maybe in future we'll have a different situation, we will have a different amendments, more expressive, more manifest, the right to the accused will be given. Clear? आया समझ में सबको? The people watching the class online, have you got something? छोटा सा लिखवा दूं इस पे, चलो लिखो. The purpose of the CRPC is to provide the proceeding for the collection of evidences. The purpose of the CRPC is to provide for the proceedings for collection of evidences, initiation of proceeding, against the accused, conducting the trial against the accused, and also conducting the subsequent proceeding against the accused. The most important purpose of the CRPC is to provide for the effective mechanism for a proper dispensation of the a justice delivery system. Right? The criminal proceeding, I will show you the copy tomorrow of what Rahul has written. If you are not writing the question, the criminal proceeding, your marks will be reduced. I'll show the copy. जो हमने RTI से कॉपी मंगाई थी राहुल की, कहाँ किसने, we were expecting under 10 rank for him. तो कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, for that reason हमने, मेरे पास है कॉपी, जहाँ पे द नहीं लिखा, जहाँ पे एन नहीं लिखा, नंबर कटे हुए हैं. तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए कि आप राइटिंग अच्छे से लिखिए. द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर द प्रोसीडिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज. The criminal proceedings are the proceeding in the interest of the society at large, because the criminal proceedings are proceedings in the interest of society at large, because crime is considered to be wrong against
whole society, because crime is considered to be wrong against whole society. Because crime is considered to be the wrong against whole society. Crime is considered to be wrong against whole society. It is in the societal interest. It is in the societal interest it is in the societal interest that the actual culprit shall be found out and he shall be punished. It is in the societal interest that the actual culprit shall be found out and he shall be punished. आपको लग रहा होगा ना कि जो मैंने बोला है वही लिखवा रही हूँ, तो आपको रिवाइज भी हो रहा होगा साथ साथ. This is how we will be teaching you that in the initial first phase, like I'll be dictating you, मतलब पढ़ाऊंगी और लास्ट में लिखवाऊंगी. इससे क्या होगा कि आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और वो दोबारा से आप जब लिखोगे तो आपको सेम चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी. It is in the societal interest that the actual culprit should be found out and he shall be punished. However, at the same time, the accused against whom the criminal proceeding has to be initiated. However, at the same time, the accused against whom the criminal proceeding has to be initiated cannot be deprived. However, at the same time, the accused against whom the criminal proceeding has to be initiated cannot be deprived of his basic rights, which are guaranteed to him by the Constitution of India. Which has been guaranteed to him by the Constitution of India. He is not guilty yet. लिखिए, he is not guilty yet unless his guilt is proved by the proper forum. He is not guilty unless his guilt is proved by proper forum या by following a proper procedure. He is not guilty unless his guilt is proved by following proper procedure. Accordingly, a fair balance has to be established. Accordingly, a fair balance has to be established between the किसके बीच में? Society और accordingly a fair balance has to be established between the requirement of criminal process for the society. Accordingly, a fair balance has to be established between the requirement of criminal process for the society and at the same time सोसाइटी को चाहिए कि भाई क्रिमिनल प्रोसेस फटाफट स्टैब्लिश करिए एंड एट द सेम टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ द guarantee of the right to the accused. At the same time, the requirement of the guarantee of the right of the accused.
फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज करना, हर बार जब पैराग्राफ चेंज होगा पहला अक्षर कैपिटल लिखना, अगर वो द को क्वालिफाई कर रहा है तो द लिखना, एन को क्वालिफाई कर रहा है तो ए लिखना। ये सब चीजें आप बहुत फोकस करिए शुरू से ही। लिखिए पैराग्राफ चेंज। और पैराग्राफ चेंज का मतलब यहां से नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ये लिख रहे थे ना, तो यहां से नहीं पैराग्राफ चेंज होगा, वो यहीं से होगा पैराग्राफ चेंज। ठीक है। इट इज द डूइंग ऑफ दिस बैलेंस it is doing of this balance, that is doing of justice between the society and the individual accused. It is the doing of this balance, it is the doing of this balance, that is doing the justice between the society and the individual accused, which is the aim, goal of the court in any case. It is doing of this balance, that is doing of justice between the society and the individual accused, which is the aim, goal of the court in any case through the CRPC. ठीक है। पैराग्राफ चेंज। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला गलपतरू। The Supreme Court in Keshwanand Bharati versus State of Kerala held that, see why I am telling you all this, why I am making you to write the legislative intent of the CRPC, because this will also help you in writing the essay, that you will have certain fundamentals when you are writing the essay, because essay वगैरह में ना जितना भी आप पढ़ के जाओ, कुछ भी पढ़ लो, but ultimately जो आपका foundation होता है ना, आप वही लिखते हो। तो फाउंडेशन कैसे, ऐसे जब हम लिखते हैं ना, फाइनली जब ऐसे के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना पढ़े ऐसे के लिए प्रिपेयर ऐसे लिखना शुरू, कुछ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ऐसे लिखने के लिए। और जब सब कुछ इकट्ठा करके हम ऐसे लिखते हैं, कोई कंटेम्प्रेरी अगर टॉपिक है, मान लीजिए कोई लीगल टॉपिक है, तो बहुत सारी चीजें आपने इकट्ठा करी और उसको आपने लिख दिया। कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक है या कोई चल रहा है, समसामयिक की घटनाएं चल रही हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट, से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब जो भी चल रहा है अभी आपके वहाँ पे, या कुछ अभी मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, तो आपको बहुत सारा उसके बीच में फाउंडेशन बनाना पड़ता है, और वो फाउंडेशन में इस तरह की चीजें आपको हेल्प करती हैं। Keshwanand Bharati versus State of Kerala 1973 held that Constitution has certain basic essential features. Constitution has certain basic essential features which cannot be violated in any circumstances. क्या है? जैसे dignity of human individual, principle of natural justice, supremacy of law, rule of law. There are certain essential basic principle that cannot be violated in any case. अब मैं कहती हूँ principle of natural justice. अगर मैं कहती हूँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं ये? पहला ऑडी ऑल्टरम पार्टम, दैट यू नीड टू हियर बोथ द साइड। दैट ये प्रिंसिपल ऐसा है कि राजा भी बिना दोनों पक्षों को सुने जो है कोई भी फैसला नहीं ले सकता, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही आपको कोई भी फैसला लेना है। दूसरा बैरक खोलिए, सेक्शन 480 में आइए।
479 में देखिए क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, केसेस इन 479, केसेस इन विच जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड। क्या कहते हैं, नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट to which an appeal lies from the court, try or commit for trial any case to or which he is a party or personally interested, and no judge or magistrate shall hear an appeal from any judgment or order passed or made by himself. दूसरा 480, practicing pleader not to sit as a magistrate in certain court. No pleader who practice in the court in any magistrate shall sit as an magistrate in the court or in any court within the local jurisdiction of that court. तीसरा, a public servant having duty to perform in connection with the sale of any property shall not purchase or bid that property. So in the matter in which you are interested, you cannot take participation into that. ये तीनों सेक्शन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। हमें 282 याद रहता है, उसके ऊपर का हम सब भूल जाते हैं। 279, 280 और 281 बाय हार्ट याद करना है आपको। 479 सॉरी 479, केसेस इन विच द मैजिस्ट्रेट और जज इज पर्सनली इंटरेस्टेड, पहला। दूसरा 480, प्रैक्टिसिंग प्लीडर, कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिसिंग प्लीडर एलिवेट हो जाते हैं, हाई कोर्ट जज बन जाते हैं, राइट, या सेशन जज भी इनको किसी किसी केसेस में लिस्ट ऑफ जजेस प्रिपेयर किए जाते हैं और उसमें उनका नाम आ जाता है, हाई कोर्ट्स में चले जाते हैं वो, तो वो उस कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस करेंगे अगर जज बनते हैं जिस कोर्ट पे वो ऑलरेडी प्लीडिंग कर रहे थे, उनको कहीं और का बनाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि बायसनेस आ जाए, हो सकता है फेवरिज्म फेवर दे दे। 481, पब्लिक सर्वेंट कंसर्न इन द सेल नॉट टू परचेज और बिड फॉर अ प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी देखा रिलायंस कैपिटल का कैसे किया, सरकार के पैसे का कितना नुकसान करा। आप लोगों ने वो पढ़ा अभी रिलायंस कैपिटल का जो केस था? आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं आजकल आप लोग, मतलब मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। रिलायंस कैपिटल ओन कौन करता है? अनिल अंबानी। बहुत कई हजार करोड़ के घाटे में थी, मैं 36,000 करोड़ या कुछ ऐसे करके था, घाटे में थी। इन्होंने क्या किया, पहले तो उसकी पेनाल्टी वगैरह मूव करा दी और उसका ऑक्शन करवाया तो उस ऑक्शन को किए कौन, ऑक्शन में जो बिडिंग की थी, बिडिंग किसको मिली थी? पीरामल ग्रुप को। और जो 36,000 करोड़ का सरकार से इनके ऊपर डेब्ट था वो 5,000 या 9,000 करोड़ में खत्म हो गया। इतना बिड उसकी कम हो गई या कुछ इस तरह से किया उन्होंने। तो ये क्या है, अभी पीरामल ग्रुप से वापस से अनिल अंबानी के पास आ जाएगा। पीरामल इज समधी ऑफ मुकेश अंबानी, राइट। सो व्हाट यू कैन नॉट डायरेक्टली यू आल्सो कैन नॉट डू इनडायरेक्टली, दिस हैज टू बी, कुछ यहाँ पे कैप होना चाहिए। See, I'm not an economics teacher. Maybe economic teacher will be telling you in a better way. But what and in the layman language, what I have inferred is that कि आप जो directly नहीं कर सकते वो आप indirectly भी नहीं कर सकते। So now they should not, अब इस तरह का कैप लगना चाहिए कि भाई ऐसे लोग जो घर परिवार रिश्तेदार हैं वो नहीं बिडिंग करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ रह गया। So 479, 480, 481 पीछे के सेक्शंस को बहुत फोकस करना है, 3 सेक्शन याद करने हैं। आज मैंने आपको कौन कौन से सेक्शंस बताया आपको, एक तो 167 का क्लॉज 2A बताया जिसमें एग्जीक्यूट, सेक्शन 6 बताया, सेक्शन 8 बताया आपको, 479 बताया, 480 बताया और 481। ये एकदम से ये सब प्रीलिम्स के लिए। अब आज जब भी जिस दिन क्लास ओवर होती है 2 पेज छोड़ दिया करिए उसमें। अब 2 पेज में आपने जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाया वहीं पे स्टार मार्क्स करके लिखिए उस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को पॉइंट में, 1, 2, 3 पॉइंट्स इस सेक्शन में। इससे क्या होगा कि फिर आपको सेपरेट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सेम डे आपका दोनों काम हो रहा है, और साथ ही साथ जो रिलेटेड सेक्शन है वो भी हम तैयार कर रहे हैं, राइट। सो नेमो जुडेक्स कॉजा नॉन सुआ, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। तीसरा इंपॉर्टेंट है उबी जस्ट सीबी रेमेडियम, मैंने आपको बताया वेयर देयर इज राइट देयर हैज टू बी अ रेमेडी। जब भी कभी राइट होगा वहां पे रेमेडी के बिना वो राइट कैसा है, यूजलेस है। ठीक, केशवानंद भारती लिख लिया। द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला held that constitution has certain basic essential features which cannot be violated in any circumstances. After this judgment
The CRPC 1973 was enacted. After this judgment, the CRPC 1973 was enacted, which came into force on 1st April 1974. Which came into force 1st April 1974. Which came into force on 1st April 1974. The present CRPC मालूम तुमको मटेरियल मिला हुआ है? पहले सबके पास मटेरियल है। मटेरियल का ना जो पहला चैप्टर है उसमें आपको 1898 और इस सीआरपीसी के डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। उन डिफरेंसेस को आप अपनी कॉपी में, इसी कॉपी में अपने मॉडल आंसर बना लेना, वो बिल्कुल पर्टिकुलर है। कुछ कुछ प्रोविजंस दिए हुए, खास करके यूपी और बिहार जुडिशरी में पूछते हैं कि नए चेंजेस क्या इनकॉर्पोरेट किए गए, क्या क्या चेंजेस मैनिफेस्ट किए गए, क्या क्या चेंजेस और एक्सप्रेसली ऐड किए गए। तो आप एज इट इज अपने आज क्लास के बाद वो चेंजेस आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे जाके, वो अप टू द मार्क है, ठीक है। द प्रेजेंट सीआरपीसी इनकॉर्पोरेटेड द एलिमेंट्स ऑफ सेफगार्ड। Present CRPC incorporated the elements of safeguard, bringing in line with the Constitution of India, या bringing in line with the essence of the Constitution of India, bringing in line with the essence of the Constitution of India. Thereafter, in 1978, speaking through Justice P.N. Bhagwati, यही आपको मार्क्स ज़्यादा देता है, यही वर्ड्स लिखने हैं। हम लोग अपने मटेरियल्स में भी और इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, यही आपको लिखना है कि जज के नाम कौन, मैं तो लिखवाऊंगी आपको सारे जजेस के नाम। Speaking through Justice P.N. Bhagwati will give you half marks extra from the other person who have simply written Menaka Gandhi, right? When you will incorporate the citation and also the name of the judges, that will give you an edge over the other candidate. And qualifying mains is just an art. Who writes better? Everybody knows the right to life and personal liberty, that you have been given a right and that cannot be curtailed. But if somebody is writing simply Menaka Gandhi without writing the citation, without writing the judge's name, maybe getting the equal marks, but you will be getting half marks extra. Why? Because you are also mentioning the name of the judge and also mentioning the judge's name. अब आजकल ट्रेंड चेंज हो गया प्रीलिम्स का। अब प्रीलिम्स क्यों चैलेंजिंग हो गया? अब पूछ रहे हैं कि इस केस में डाइसेंटिंग ओपिनियन किसका था। हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी ओपिनियन पढ़ लेते हैं, अब डाइसेंटिंग भी पढ़ना है। आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। अब आपको देखना है कि पेपर के डिमांड्स बढ़ गए हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो। चैलेंज कंपटीशन यही है प्रीलिम्स में। मेंस में तो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है आंसर राइटिंग की। मैं कल आपको दिखाती हूँ, अभी मेरे मोबाइल में है आंसर, मैं आपके ग्रुप में डाल देती हूँ, अभी डाल दूंगी, स्क्रीन पे दिखाऊंगी, बाकी लोगों को भी कल दिखा दूंगी इसमें अटैच करके कि भाई कैसे आपको मेथोडोलॉजी बदलनी है, अपनी छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं। देखोगे कि आप सब वही लिख रहे हो, एक्स भी वही लिख रहा है, वाई भी वही लिख रहा है, जेड भी वही लिख रहा है, लेकिन एक्स और बेटर तरीके से लिख रहा है, उसी बात को कम शब्दों में लिख रहा है, वाई उसी बात को खूब घींच घींच के लंबा लंबा कर रहा है, और जेड प्रॉपर तरीके से पॉइंट में लिख रहा है। तो एग्जामिनर को जिस चीज को पढ़ने में कम टाइम लगेगा और बढ़िया से पढ़ेगा, उसी को नंबर मिलेगा, ठीक है। हु इज द मदर ऑफ PIL? कपिला हिंगोरानी। कपिला हिंगोरानी। फादर ऑफ PIL? भगवंत भगवती। मदर ऑफ PIL? कपिला हिंगोरानी। Thereafter in 1978, speaking through Justice P.N. Bhagwati for a 7 judges bench. Thereafter in 1978, speaking through P.N. Bhagwati, Justice P.N. Bhagwati for a 7 judges bench, the Supreme Court in Menaka Gandhi versus Union of India, 1978,
speaking through Justice P.N. Bhagwati for a 7 judges bench, the Supreme Court in Menka Gandhi versus Union of India 1978 held that the procedure established by the law in Article 21 has to be just, fair and reasonable procedure. Held that the procedure established by the law in Article 21 has to be just, fair and reasonable procedure. Has to be just, fair and reasonable procedure. A non-arbitrary procedure, comma, a non-arbitrary procedure. ये बोला गया क्योंकि सीआरपीसी भी प्रोसीजरल लॉ था. अब सीआरपीसी के सामने भी नया नया लॉ बना था, चैलेंज आ गया, तो फिर बाद में क्लियर किया गया. एंड देयरफॉर द सीआरपीसी आल्सो हैज टू बी प्रोवाइड फॉर अ जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर. देयरफॉर the CRPC also has to provide for a just and fair procedure. अब इवॉल्व करे, जैसे ये केस आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सीआरपीसी में बहुत सारे चेंजेस हुए 1978 में. इस जजमेंट के बाद फिर लिखिए, एंड देयर आफ्टर several amendments were made in the CRPC, and thereafter several amendments were made in the CRPC in 1978 itself. 78 itself. ठीक है. उसके बाद अपनी क्रोनोलॉजी के लिए याद रख लीजिएगा आपकी डी के बासु, मैलीमथ कमेटी रिपोर्ट, निर्भया केस. अब एक लास्ट लाइन लिख लीजिए. If there is a conflict of interpretation, if there is a conflict of interpretation in a particular situation, if there is conflict of interpretation in particular situation, if there is a conflict of interpretation in particular situation, then that interpretation has to be adopted. That interpretation has to be adopted which serve the purpose of the CRPC. That interpretation has to be adopted which serves the purpose of the CRPC and the Constitution better. जो संविधान के और सीआरपीसी के इंटरप्रिटेशन को बेटर तरीके से सर्व करता हो, हमें उस इंटरप्रिटेशन को एडॉप्ट करना है. क्लियर? एनी डाउट विद अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोविजंस? नो. नाउ कमिंग बैक टू द, यू हैव रिटन द नेक्स्ट टॉपिक. कमिंग बैक टू सेक्शन 1 ऑफ द आईपीसी सीआरपीसी. ध्यान से देखिए कवर टू कवर. what do you mean by let it be section 1. The section 1, what does section 1 say? That this act may be called the code of criminal procedure. अगर आप इसको गूगल करोगे या यूट्यूब पे देखोगे तो लोग कहेंगे कि एक्ट और कोड में बहुत फर्क है. आप अगर गूगल करोगे तो आपको लोग लंबी चौड़ी ब्यौरा बताएंगे, पता नहीं कहां से वो ब्यौरे का इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक. आप पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड. दिस हैज टू बी एन एक्ट. पहले तो एक्ट ही बनेगा ना. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. This is a may. Tomorrow, the parliament has been given a discretion to change the name of the act. So it has to be act first. The parliament has to pass an act.
राज्यसभा लोकसभा से आपका बिल पास हुआ, it becomes act when the president gives you the assent over that act, and that finally becomes the act when the president gives the signature over the bill. So now this act may be called the Code of Criminal Procedure, but tomorrow if this legislature is going to change the name of this act, it can be called as in any other name, right? So that discretionary power has been given. No, sorry, not discretionary power. Discretion is being given to the parliament that tomorrow this act can be changed with some other name, right? It extends to the whole of India now. Earlier there was a restriction that this act was not applicable to the state of Jammu and Kashmir, but now this restriction is no more longer, and this act extends to the whole of India. जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है इसको हमने लागू किया है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वी हैव अप्लाइड दी JNK नीचे देखिए आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत CRPC को पूरे देश में लागू किया जाता है। लेकिन अभी भी प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस पूरे कोड का कुछ प्रोविजन अभी भी है अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 and 11 shall not apply. मतलब what does the interpretation say that 8, 10 and 11 अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो अभी भी स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में यूं ही अप्लाई नहीं होगा जब तक कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगा और उस नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में और उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि चैप्टर 8, 10, 11 के अलावा भी कोई चैप्टर उस एरिया में स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में लागू किया जाएगा। क्लियर? और वो कैसा होता है, वो सप्लीमेंटल के तौर पे यूज किया सकता है उन चैप्टर को, इंसिडेंटल या कंसिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन के तौर पे। देखिए लिखा है, पढ़िए इसको। It extends to the whole of India provided that the provision of this code other than those relating to the chapter 8, 10 and 11 shall not apply to the state of Nagaland and the tribal areas. याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में आता ही आता है चैप्टर 8, 10 and 11 तो लागू होगा कहाँ पे, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज में। बाकी चैप्टर भी लागू होगा लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को, बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन और एनी वन ऑफ देम as the case may be with such supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification. Clear? Next, it shall come into force on the first date of April 1974. The date of commencement is 1974. Section 2 I will not be dealing अभी, Section 2 तो पूरे CRPC के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में आपको ये पढ़ना था। सेक्शन 4 मैं जो है सेक्शन 26 के साथ करूँगी। सेक्शन 6 मैंने आपको बताया था। सेक्शन 3, 4 आपका इंपॉर्टेंट है, बेयर एक्ट रीड कर लीजिए, वैसे इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको उसके साथ कराऊंगी सेक्शन 26 के साथ। ट्रायल ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 3 समझ में आ गया आपको। सेक्शन 2 आपको पूरे थ्रू आउट CRPC पढ़ना है, वो अलग तरीके से पढ़ना है। 2 आप छोड़ दीजिए। 3 में क्या पढ़ना है आपको, कंस्ट्रक्शन एज टू द रेफरेंसेस। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा होगा, अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलेंगे। जहाँ पे CGM लिखा होगा वहाँ पे अगर वो मेट्रोपॉलिटन है तो वहाँ पे क्या होगा, CMM हो जाएगा। जहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा होगा और अगर वो परिस्थिति मेट्रोपॉलिटन एरिया की है तो वहाँ पे किस मजिस्ट्रेट के पास पावर होगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास पावर होगा। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी बस आपको बेयर एक्ट करा रही हूँ लेकिन मैं इसको आपको डिटेल में सेक्शन 26 के साथ कराऊंगी। आप ध्यान दीजिएगा, CRPC एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक, ये प्रोसीजरल लॉ है। IPC क्या है, सब्सटैंटिव लॉ है। IPC में दिया हुआ है राइट एंड पनिशमेंट, कि भाई माई राइट एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ कि मेरा राइट ये है और तुम्हारी लाइबिलिटी
ये है, मेरा राइट ये है कि तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें जो है सजा मिलेगी कितनी, 10 साल की। अब जो इसका प्रोसीजर है वो क्या है, सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी जिन राइट्स को एंटरटेन कर रहा है लोगों के प्रोसीजर दिलाने में, वो कौन सा है, एक तो आईपीसी हो गया और एक कहता है अदर लॉज। कौन से लॉज, अदर लॉज। ये अदर लॉज कौन से लॉज हैं, ये स्पेशल लॉ हो सकते हैं, ये लोकल लॉ हो सकते हैं, राइट ये स्पेशल लॉ हो सकते हैं, ये लोकल लॉ हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस की परिभाषा कहां दी हुई है, सेक्शन 40 में। वो कहता है कि जो भी अपराध आईपीसी में मेंशन है और वो ऑफेंस है, उसका मतलब ऑफेंस है और उसका ट्रायल कहां होगा, सीआरपीसी में होगा। लेकिन अगर कोई अपराध किसी स्पेशल लॉ में मेंशन है और किसी लोकल लॉ में है, तो जी उसका ट्रायल कहां होगा। तो अगर उस स्पेशल लॉ में और उस लोकल लॉ में उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उसके ट्रायल को टैकल करने के लिए स्पेशली कोर्ट बनाया गया है, तो उन कोर्ट्स के द्वारा उसका ट्रायल होगा। और अगर उनके लिए कोर्ट एस्टैब्लिश नहीं किया गया है और वो अपराध ऐसा अपराध है जो कि आईपीसी में भी अपराध है और स्पेशल लॉ में भी अपराध है, तो ऐसे केसेस में अगर उस स्पेशल लॉ में उसका पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा होता है, तो उसको हम मानते हैं अपराध किसमें, आईपीसी में, और उसका ट्रायल कहां होता है, सीआरपीसी में। दैट्स इन पार्ट ऑफ द आईपीसी। आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर द रेफरेंस कि इस तरह से हम उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कहता है कि ऑल ऑफेंसेस, ऑफेंस और क्राइम में क्या फर्क है, दिस इज क्राइम एंड दिस इज ऑफेंस। क्राइम कैन बी द legal crime, moral crime, but offense is something which is punishable in the IPC, punishable in any special law, punishable in any local law, right? That is in offenses. So all offenses under the Indian Penal Code shall be investigated, inquired, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained. मतलब IPC के अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी, उसका ट्रायल कहां होगा, सीआरपीसी में। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। दूसरा, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन, बट सब्जेक्ट टू एनी इनैक्टमेंट for the time being in force, regulating the manner or place of investigation, inquiring into, trying and otherwise dealing with the such offenses. That's beautifully drafted. कहता है कि अगर कोई any other law है, example Prevention of Corruption Act, PC Act, ठीक है। पीसी एक्ट में अगर कोई प्रोविजन दिया हुआ है कि पीसी एक्ट में सेशन कोर्ट ही ट्रायल करेगा और प्लेस यहां पे होगा, मैनर ये होगा, तो वाई डू सीआरपीसी विल इंटरफेयर, वो अपने प्रोविजंस को एंटरटेन करेगा। अगर सब्जेक्ट टू कि अगर कोई फॉरम दिया हुआ है, कोई प्रोसीजर दिया हुआ है, तो हम लोकल लॉ या स्पेशल लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली कि सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, तो सेशन कोर्ट ही कॉग्निजेंस लेगा। हम आईपीसी के सेक्शन 190, सीआरपीसी के सेक्शन 190 को इन्वोक नहीं करेंगे, जो कि कहता है कि कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली प्रोसीजर मेंशन है, राइट। अगर कहीं पे नहीं मेंशन है तो ऐसी परिस्थिति में कौन लेगा, कहां पे ट्रायल, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, जो सीआरपीसी में दिया हुआ है। कोई डाउट, ठीक है। सेव कर रहा है, सेविंग क्लॉज, सेक्शन 5 क्या कर रहा है, सेविंग क्लॉज है। नथिंग कंटेन इन दिस कोड, ध्यान दीजिएगा, नथिंग लिखा हुआ है। जब कभी भी किसी प्रक्रिया में नथिंग लिखा रहेगा तो इसका मतलब कि ये कह रहा है कि अगर सीआरपीसी में या किसी भी लोकल लॉ में, किसी भी स्पेशल लॉ में कोई भी प्रोविजन दिया हुआ है, तो हम उस प्रोविजन को सेव करते हैं, हम उस प्रोविजन को मानते हैं। सीआरपीसी ऐसे प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करता। अगर नथिंग की जगह नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा होता तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता कि कहीं कुछ भी लिखा हो, हम नहीं मानेंगे, जो इस प्रोविजन में, जो सीआरपीसी में लिखा है वही माना जाएगा। जब कभी भी वर्ड, क्योंकि नॉट विथ स्टैंडिंग ओवरराइडिंग पावर देता है, क्या देता है, ओवरराइड। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, दिस प्रोविजन वुड बी एप्लीकेबल, मींस एनीथिंग रिटन इन दिस कोड वुड नॉट बी एप्लीकेबल, व्हाट इज रिटन इन द सेक्शन दैट विल ओनली एप्लीकेबल।
So it is saving that nothing contained in this code shall, in the absence of a special provision to the contrary, affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or special forum or special procedure by any other law for the time being in force. They are saving the स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में कोई भी आपका फोरम दिया हुआ है, कोई स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको क्या कर रहा है, ये सेव कर रहा है. क्लियर? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 चैप्टर 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड बिसाइड हाई कोर्ट. मैंने बताया था आपको, बिसाइड हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर एनी सब्जेक्ट मैटर स्पेशल लॉ. हर केसेस में, इन हर स्टेट में ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट होगा. पहला कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 8 में आपको सिर्फ एक पॉइंट पढ़ना है, दैट इज पॉपुलेशन शुड नॉट एक्सीड द 1 मिलियन. आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, उससे ज्यादा ये समझना है कि क्या नहीं पढ़ना और कितना पढ़ना है. ठीक है, क्लियर? अब आप इंडेक्स खोलिए. इंडेक्स, पहले तो इंडेक्स को याद करना है. इंडेक्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल आपके 37 चैप्टर्स हैं. लिख लीजिए, टोटल चैप्टर इन द सीआरपीसी इज 37. सेक्शन 484. शेड्यूल कितने हैं? 2 शेड्यूल हैं. टोटल शेड्यूल 2. टोटल सेक्शन 484, टोटल चैप्टर 37. ठीक है, टोटल शेड्यूल 2. पहला शेड्यूल क्या काम करता है? पहला शेड्यूल आईपीसी के दिए हुए अपराधों का क्लासिफिकेशन करता है. आईपीसी में अपराध कहां से शुरू होता है? ऑफेंस 107 से, उससे पहले कोई भी अपराध नहीं है. 76 to 106 क्या है? जनरल एक्सेप्शन है. 53 to 75 क्या है? ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट दिया हुआ है बेसिकली. उससे पहले क्या है? जनरल एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो अपराध कहां से शुरू होता है? 107 से. 107 से लेके 511 तक का क्लासिफिकेशन बताता है कि ये अपराध कॉग्निजेबल है कि नहीं, ये अपराध बेलेबल है कि नहीं, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, इस अपराध का पनिशमेंट कितना है और कौन ट्रायल करता है. खोलिए शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में टोटल 6 कॉलम्स हैं. टोटल 6 कॉलम्स हैं. ठीक है, पहले कॉलम में आईपीसी का दिया हुआ सेक्शन है जो कि ऑफेंस है. दूसरे कॉलम में उसका नहीं, दूसरे में ऑफेंस डेफिनेशन है, सेक्शन है और फिर डेफिनेशन है. तीसरे में पनिशमेंट है. चौथे में वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है. पांचवें में वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है. छठवें में वो किस कोर्ट के द्वारा, किस न्यायालय के द्वारा उसका ट्रायल चलेगा, वो ये बताता है. तो शेड्यूल 1 क्या काम करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस करता है. क्या करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस करता है. और दूसरा शेड्यूल 2 क्या करता है? उसमें डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं. क्या दिया हुआ है? डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं. आपको जो फॉर्म्स याद करने हैं वो लगाइए आप. फॉर्म नंबर 13, फॉर्म नंबर 32. ये जनरली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में. ठीक है, आपको जो काम करके आना है कल 2013 में और 2018 में, पूरा बेयर एक्ट में दिया हुआ है सब कुछ. 2013 में और 2018 में सीआरपीसी में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, आपको अपनी कॉपी में लिस्ट बनानी है. किस सेक्शंस में अमेंडमेंट हुए हैं और कौन से सेक्शन नए जोड़े गए हैं, इसकी आपको लिस्ट बनानी है इसी कॉपी में. ठीक है, और आज आपकी पहली क्लास है तो ठीक है, कल भी मेरी क्लास है.
और बाकी क्लासेस भी कल से होंगी।